हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए। तो आज की ये क्लास कार्ल मार्क्स से संबंधित उनकी जो भी बुक है और उनकी जीवनी क्या है, उनकी थ्योरी क्या है, आज उसके बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म ये 5 मई 1818 में प्रशिया में ट्रायर सिटी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। इनके पिता वकील थे, ईसाई धर्म से संबंधित थे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 प्रशिया में ट्रायर सिटी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। इनके पिता वकील थे और ईसाई धर्म से संबंधित थे। इनके एजुकेशन जो है बर्लिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी और फिलॉसफी एवं हिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। फिलॉसफी और हिस्ट्री से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और हीगल, एंजल्स, फीवरबैक से प्रेरित थे और साथ ही लेनिन से भी प्रेरित थे। इनकी महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में जानते हैं। इनकी पहली बुक है दास कैपिटल 1867। ये 3 वॉल्यूम में आई थी। फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम। दास कैपिटल 1867। सेकंड बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। थर्ड बुक है जर्मन आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये 1848 में, द जर्मन आइडियोलॉजी ये 1932 में, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये 1847 में। इसके बाद थियरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू, वेज, लेबर एंड कैपिटल ये 1849 में, द सिविल वार इन फ्रांस ये 1867 में आई थी। और एक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये इनकी 1867 में ये बुक भी आई थी। और द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस ये 1850 में, द वर्ल्ड विदाउट ज्यूस और प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन, मैथमेटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट बाय मार्क्स 1968 में, द होली फैमिली ये इनकी महत्वपूर्ण बुक थी। दास कैपिटल जो 3 वॉल्यूम में आई थी। उसके बाद द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, वेज, लेबर एंड कैपिटल, द सिविल वार इन फ्रांस, एक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ए वर्ल्ड विदाउट ज्यूस, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन, मैथमेटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट बाय मार्क्स, द होली फैमिली ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और ये इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। द्वंद्ववादी भौतिकवाद, वर्ग संरचना एवं वर्ग संघर्ष, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, अलगाव, एलिनेशन थियरी। तो अब एक एक करके इनके थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। मेरे पास बोर्ड नहीं है तो आप जो मैं बताऊंगी आप सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इनके बारे में हम कुछ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मार्क्स के विचारधारा के बहुत तेज़ी से फैलने का कारण था उस समय समाज में जो विरोध हो रहा था वो था, उसी विरोध के कारण मार्क्स के जो विचार थे वो बहुत तेज़ी से फैलने लगे।
उस समय एक निबंध डेमोक्रेटी एपिक्यूरस द नेचर ऑफ एपिक्यूरस जो जर्मनी के देवता पर लिखा गया था। डेमोक्रेटी एपिक्यूरस द नेचर ऑफ एपिक्यूरस जो जर्मनी के देवता पर लिखा था। कार्ल मार्क्स जर्मनी में जिस समय के विचारक थे उस समय सामंतवाद खत्म हो रहा था और पूंजीवाद अस्तित्व में था। सामंतवाद का अस्तित्व बहुत कम मात्रा में शेष रह गया था। गांव में और पूरी जर्मनी में पूंजीवाद अस्तित्व में, सामंतवाद का अस्तित्व ये जो है गांव में बहुत कम मात्रा में शेष रह गया था और पूरी जर्मनी में पूंजीवाद का अस्तित्व फैल चुका था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सामंतवाद किसे कहते हैं। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर सामंत जमींदार यानी जमीन के मालिक, ऐसी व्यवस्था जहाँ पर जमींदार या ज़मीन के मालिक जो होते हैं ये जमींदार रेंट पर कृषकों को खेती करने के लिए ज़मीन देते हैं और बदले में उत्पादन का कुछ हिस्सा कृषकों से लेते हैं। उस समय जमींदार जो अनाज नहीं खाते थे, मतलब जो मोटा अनाज था, जमींदार जो थे वो जो अनाज वो लोग नहीं यूज करते थे, मतलब जो लोग वो नहीं खाते थे वो उसे भूमिहीन कृषकों को खाने के लिए देते थे। ये सामंतवादी व्यवस्था में होता था। बाद में जैसे जैसे उद्योग धंधे विकसित हुए, शहरीकरण हुआ, किसान काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर चले गए। इस कारण धीरे धीरे सामंतवाद समाप्त हो गया। तो सामंतवाद ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जमींदार अपनी ज़मीनों को कृषकों को खेती करने के लिए देते थे और बदले में उनसे उत्पादन का कुछ हिस्सा, मतलब जो संपूर्ण उत्पादन होता था वो सामंत लोग लेते थे और उसमें से कुछ हिस्सा वो कृषकों को देते थे। मतलब जो अनाज वो लोग नहीं खाते थे, नहीं यूज करते थे, वो भूमिहीन कृषकों को खाने के लिए देते थे। और जैसे जैसे उद्योग धंधे विकसित होते गए, शहरीकरण हुआ, किसान काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर चले गए। इस कारण धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्था ये समाप्त हो गई। अब हम कार्ल मार्क्स के बारे में शुरू करते हैं। ये हीगल से प्रेरित थे। इनकी इच्छा प्रोफेसर बनने की थी, लेकिन ये प्रोफेसर नहीं बन पाए क्योंकि ये विरोधी विचारधारा के थे। फिर इन्होंने अपनी पत्रिकाओं का संपादन शुरू किया। इन्हें कई सारे राज्य से बाहर भी निकाल दिया जाता था। इनकी जो विचारधारा थी उसके कारण इन्हें राज्य से बाहर निकाल जाते, जहाँ पर भी ये जाते थे अपने विचारों से क्रांति की भावना उत्पन्न करते थे, इसलिए वहाँ की सरकार इन्हें वहाँ से बाहर निकाल देती थी क्योंकि ये पूंजीवाद के विरोधी थे। इनकी पहली पत्रिका थी राइनस जाइटुंग, जर्मनी में थी। फिर उसके जर्मनी में इन्होंने अपनी पहली पत्रिका का संपादन किया था, राइनस जाइटुंग। फिर इसके बाद जर्मनी में हो रहे धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई इन्होंने। इसी कारण जर्मनी के लोगों ने इन्हें वहाँ से निकाल दिया। इसके बाद इन्होंने अपने संपादक पत्र से इस्तीफा दे दिया। इनका विवाह जेनी के साथ हुआ था। बाद में ये एंजल्स के संपर्क में आए 1848 में ये एंजल्स के संपर्क में आए। इन दोनों की विचारधारा काफ़ी मिलती जुलती थी। ये हिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत सारी कृतियों को लिखे थे। ये लेनिन से भी बहुत प्रभावित थे। मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर द होली फैमिली
मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर द होली फैमिली पुस्तक को प्रकाशित किया था, जिसमें इन्होंने सर्वहारा वर्ग के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। फिर इसके बाद इन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार करवाया सभी की सम्मति से, जिसके द्वारा सर्वहारा वर्ग को क्रांति का अधिकार प्राप्त हुआ। इनकी बुक पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जिसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में लिखा। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में लिखा। इस प्रकार इनके लेखन की प्रक्रिया ये निरंतर चलती रही। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में भी बात किया है। अब हम जानते हैं इनके पहली अवधारणा द्वंद्ववादी भौतिकवाद। द्वंद्ववादी भौतिकवाद, इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें हीगल और फीवरबैक का द्वंद्व भी आता है। हीगल और फीवरबैक का द्वंद्व। हीगल के द्वंद्ववादी सिद्धांत को मार्क्स ने उल्टा कर दिया था। फीवरबैक की थ्योरी हीगल और मार्क्स के बीच में आती थी। इनकी थ्योरी ब्रिज का काम करती थी। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की थ्योरी मार्क्स ने हीगल की आलोचना करने के लिए दी थी। अब सबसे पहले हम हीगल के द्वंद्ववादी सिद्धांत के बारे में जानते हैं। हीगल एक फिलासफर थे। उनके अनुसार जितनी भी भौतिक वस्तुएं पाई जाती थीं, जिन्हें हम छू सकते थे, हीगल के अनुसार जितनी भी भौतिक वस्तुएं पाई जाती थी जिन्हें हम छू सकते थे, आँखों से देख सकते थे, जितनी भी ऐसी भौतिक वस्तुएं हैं वो प्राकृतिक भी हो सकती हैं, जैसे पानी, पहाड़ इत्यादि। उन सभी चीज़ों में एक आत्मा होती है। हीगल का मानना था कि इन सभी चीज़ों में एक आत्मा होती है और ये जो आत्मा है वो भौतिक वस्तुओं में गति उत्पन्न करती है, जैसे पेड़ का हिलना, पानी का बहना, पहाड़ का टूटकर लुढ़कना। ये इन सब क्रियाओं को जो है हीगल मानते थे कि इसमें एक आत्मा है जो यह सब इसमें गति उत्पन्न कर रही है। मार्क्स ने हीगल के सिद्धांत को कहा कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया। सिर के बल खड़ा पाया मतलब आत्मा। फिर मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया, मतलब भौतिकता के आधार पर। भौतिकता के आधार पर मतलब हीगल का जो द्वंद्ववाद था वो आत्मा के आधार पर था, लेकिन मैंने उसे भौतिकता के आधार पर पैरों के बल खड़ा कर दिया। हीगल का जो द्वंद्व था वो दार्शनिक आधार पर था और मार्क्स का जो द्वंद्ववाद था वो आर्थिक आधार पर था। अब हम बात करेंगे द्वंद्ववाद के बारे में। डायलेक्टिकल शब्द ये जो है यूनानी के डायलेगो से बना है। डायलेक्टिकल शब्द ये यूनानी के डायलेगो से बना है। यूनानी शब्द डायलेगो मतलब इसका हिंदी में होगा तर्क वितर्क करना। यूनानी शब्द में डायलोगो का अर्थ होता है तर्क वितर्क करना। हीगल का द्वंद्ववाद। हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली में हीगल का द्वंद्ववाद हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली में बुद्धि संगत तर्क आता है। इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे हम किसी घटना को हीगल ने बताया है कि किसी घटना को हम कैसे 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण है उत्पत्ति, दूसरा चरण है परिवर्तन और तीसरा चरण है विनाश।
संसार में किसी चीज़ की उत्पत्ति हो उसे इन चीज़ों से गुजरना होता है। जैसे किसी पेड़ की उत्पत्ति होती है, फिर उसमें परिवर्तन आता है तो फल फूल पत्ते तना आदि आते हैं और एक समय के बाद उसका विनाश हो जाता है। हीगल ने कहा कि ये कुछ होता है, ये जो कुछ भी होता है उसे कोई बाहर की शक्ति कंट्रोल करती है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। अब हम जानेंगे वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद, सबसे पहले हम वाद के बारे में जानते हैं। वाद का तात्पर्य है कि जब कोई भी व्यवस्था या घटना जन्म ले रही होती है, जन्म के समय वो जैसी रहती है, वो एक फ्लो में, मतलब जो जैसी रहती है उसी तरह से वो चलती है, उसे हम वाद कहते हैं। उसके बाद आता है प्रतिवाद। सबसे पहले वाद आता है। इस अवस्था में जो वस्तु या घटना या व्यवस्था जो जन्म ले रही होती है, वो जन्म के समय जैसी रहती है, हम उसे वैसी ही रूप में देखते हैं, उसे हम वाद कहते हैं। उसके बाद प्रतिवाद आता है। प्रतिवाद उस वाद के विरोध में, अब उसके विरोध में एक दूसरी व्यवस्था जन्म लेती है या धीरे धीरे आ रही होती है, उसी के समकक्ष यानी तुलना में, उसे हम प्रतिवाद कहते हैं। वाद के तुलना में या समकक्ष में जो दूसरी व्यवस्था जन्म लेती है वो प्रतिवाद होती है। और थर्ड नंबर पर आता है संवाद। पहला है वाद को थीसिस कहते हैं, प्रतिवाद को एंटीथीसिस और संवाद को सिंथेसिस कहते हैं। तो थर्ड अवस्था में सिंथेसिस आता है। फिर मतलब वाद और प्रतिवाद, इन दोनों में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और संघर्ष के फलस्वरूप जन्म होता है एक नई व्यवस्था का, जिसे हम संवाद कहते हैं। इस नई व्यवस्था में वाद प्रतिवाद दोनों के अंश होंगे। ये संवाद अस्थायी नहीं होता, ये आगे चलकर वाद का रूप धारण कर लेता है और ये निरंतर वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को हम द्वंद्ववाद कहते हैं। द्वंद्ववाद में 3 चरण आते हैं, वाद प्रतिवाद और संवाद। ये निरंतर पहले वाद आता है, उसके विरोध में एक दूसरी स्थिति आती है जिसे हम प्रतिवाद कहते हैं। फिर संवाद आता है और संवाद ये बाद में जाकर फिर वाद का रूप ले लेता है। इस प्रकार ये तीनों प्रक्रियाएं हमेशा ऐसे चलती रहती हैं, इसी को हम द्वंद्ववाद कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम जानेंगे, जैसे एक पिंक कलर का फूल होता है, मतलब एक फूल होता है, एक फूल का पौधा होता है जिसे हमने गमले में लगाया और कुछ दिनों बाद उसी गमले में एक और पेड़ उगाया उसके विरोध में, और आगे चलकर ऐसी स्थिति होती है जो अगला पौधा होता है वो उन दोनों का जो है समाधान करता है। तो उसके बाद जो है बाद में जाकर फिर जो संवाद आता है, तो उसके बाद जो है फिर वही संवाद जो है वो वाद का रूप धारण कर, इसीलिए इस तरह से उसमें जो है ऐसी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। द्वंद्ववाद के पहले का जो सिद्धांत था उसे हम मेटाफिजिकल थियरी कहते हैं। ये थियरी कहती है कि समाज अस्थायी है, इसमें परिवर्तन नहीं आता है, ये ज्यों की त्यों बनी रहती है। परिवर्तन
आता भी है तो आकस्मिक रूप से, बाहरी शक्तियों द्वारा आता है। हेगल ने बताया है द्वंद्ववाद इस तरह से आएगा जो हमेशा प्रगतिशील रहेगा, निरंतर उसमें परिवर्तन होता रहेगा। हेगल के सिद्धांत को हेगल के द्वंद्ववादी सिद्धांत को हम आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत कहते हैं। और इनके सिद्धांत को आत्मावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। आत्मावादी सिद्धांत। हेगल के सिद्धांत को आदर्शवादी सिद्धांत और आत्मावादी सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। अब हम मार्क्स के द्वंद्ववाद को जानेंगे। मार्क्स का द्वंद्ववाद। कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद। मार्क्स कहते हैं कि हेगल का जो द्वंद्ववाद था, जो वास्तविक या प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर नहीं था, हेगल ने जो भौतिक दुनिया की चीज़ों के बारे में बताया था वो सब्जेक्टिव था, लोगों के आधार पर अलग अलग था। मार्क्स ने कहा कि उन्होंने जो बताया उसका गहन अध्ययन नहीं किया। ये सब बातें मार्क्स ने हेगल के आलोचना में कही हैं। मार्क्स ने कहा कि हेगल ने जो कुछ भी बताया है उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों के आधार पर बता दिया, मतलब आसपास की चीज़ों को देखा और उसे बताया, उन्होंने उस पर गहन अध्ययन नहीं किया। इसका तात्पर्य उनके सिद्धांत का मस्तिष्क तो था, शरीर भी था, लेकिन वो उल्टा था। हेगल एक फिलासफर थे जो ओवर इमेजिनेशन करते थे। संक्षेप में कहें तो हेगल का सिद्धांत मानव समाज में द्वंद्ववादी चीज़ों को बताया था, लेकिन उनका विचार बहुत ज़्यादा कल्पना से भरपूर था और वो मार्क्स के द्वंद्ववाद से बहुत अलग था। ये सब कुछ कार्ल मार्क्स ने हेगल के आलोचना में कहा था। फीवरबैक ने हेगल के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि इन्होंने भौतिक चीज़ों के बारे में बात तो किया, लेकिन बहुत ही दार्शनिक तरीके से सब कुछ बताया है। मार्क्स का द्वंद्ववाद। मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स का सिद्धांत। इन्होंने मेटाफिजिक्स के विरुद्ध अपना सिद्धांत दिया था। इनके द्वंद्ववाद प्रणाली के अनुसार प्रकृति में कोई भी वस्तु या घटनाएं दूसरी वस्तु या घटना से अलग नहीं होती और हम इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं समझ सकते हैं। प्रत्येक घटना किसी दूसरी घटना से घिरी होती है और उसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। इन्होंने माना प्रकृति में हमेशा ऐसा नहीं होता कि उत्पत्ति हो, परिवर्तन हो और विनाश हो। प्रकृति में भी ऐसी घटना हो सकती है, एक समय में एक घटना क्रियाशील हो, जैसे या उत्पत्ति हो या परिवर्तन हो, और ये भी हो सकता है कि विनाश ही हो। मतलब इनका कहना था कि ये जरूरी नहीं है कि प्रकृति में जो मतलब हमेशा तीनों जो प्रक्रियाएं हैं द्वंद्ववाद में, उत्पत्ति, परिवर्तन और विनाश, ये हमेशा ऐसी ही रहे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति में एक समय में मतलब एक ही घटना, चाहे उत्पत्ति, परिवर्तन या विनाश, सिर्फ एक ही घटना क्रियाशील हो सकती है।
या सिर्फ उत्पत्ति हो या सिर्फ परिवर्तन हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति सिर्फ विनाश ही करती है। इन्होंने ये भी कहा कि परिवर्तन ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आए, एक फ्लो में आए, कभी कभी आकस्मिक रूप से भी आ सकता है। मार्क्स ने कहा कि समाज की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं और गतिशील हैं और परिवर्तनशील हैं। इसके बाद मार्क्स ने कहा कि विकास चक्र की तरह नहीं होता, विकास चक्रीय नहीं होता। इन्होंने बताया अर्थात कि पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि विकास निरंतर आगे बढ़ती हुई ऊपर की ओर चलती जाती है और विकास सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ता जाता है। मार्क्स के अनुसार द्वंद्ववाद में पहले की व्यवस्थाओं का विरोध होता है। जैसे हम किसी अनाज को बोते हैं, हमने जिस अनाज को बोया वो जब दाना सड़ जाता है तो उसमें से अंकुर निकलता है, आगे चलकर वो पौधा बन जाता है और बाद में उसमें जो बाली आती है उससे बहुत सारे बीज निकलते हैं, उसमें बाली लगती है, फिर पौधा सूख जाता है और उसमें जो बाली होती है वो पकी हुई बाली से बहुत सारे बीज निकलते हैं और उस दाने से संवाद होता है। मतलब जब हम पौधे को बोते हैं तो वो वाद है, और जब वो सड़कर उसमें से अंकुर निकलता है, आगे चलकर वो पौधा बनता है, तो वो वो प्रतिवाद होता है। उस एक दाने से जो पौधा निकलता है और पेड़ का रूप ले देता है, वो प्रतिवाद होता है। उसके बाद जब वो सूख कर उसमें से बहुत सारे बीज निकलते हैं तो वो संवाद की स्थिति होती है। उससे फिर जाके एक पेड़ की उत्पत्ति होती है। मतलब संवाद यहीं पर नहीं रुकता है, फिर वही प्रक्रिया चालू होती है, फिर वाद होता है, फिर हम बीज को बोते हैं, फिर प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे पहले आदिम समाज था, फिर उसके विरोध में जो है सामंतवादी समाज आया, फिर उसके विरोध में पूंजीवादी समाज आया। तो ये सारी प्रक्रियाएं ऐसे चल रही हैं, ये चक्रीय नहीं है। इनका मानना है कि आदिम समाज चला गया तो वो अब नहीं आएगा, पूंजीवादी समाज गया तो वो नहीं आएगा, सामंतवादी समाज जो बीत गया वो नहीं आएगा। ये चक्रीय नहीं है, बल्कि ये एक रेखा के क्रम में निरंतर चलती जा रही है। यदि किसी से पूछा जाए कि तुम वही बच्चे हो, मतलब इन्होंने किसी व्यक्ति का उदाहरण देकर वाद और संवाद को बताया है। यदि किसी से पूछा जाए कि तुम वही बच्चे हो जो 6 महीने के समय में थे, आज भी वही हो, तो इसके उत्तर में कोई भी व्यक्ति हाँ या ना क्या बताएगा? वो कहेगा हम जो पहले थे उससे कई गुना मुझ में परिवर्तन आ गया है। इसका अर्थ है कि ये चक्र की तरह नहीं बल्कि आगे बढ़ रहा है। इनके कहने का मतलब था कि जब हमारा बचपन था, हम छोटे थे, तो उसके बाद हम बड़े हुए, हम युवावस्था में आए, फिर वृद्धावस्था में जाएंगे। तो इनके कहने का मतलब ये चक्र की तरह फिर हम उसी अवस्था में नहीं आएंगे, हम बचपन में फिर लौट कर नहीं आएंगे, बल्कि बचपन से युवा से फिर धीरे धीरे हम वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन हम चक्र की तरह उसी अवस्था में पुनः नहीं लौटेंगे। और एंजल्स ने भी इसी संदर्भ में बताया है कि प्रकृति इसी तरह आगे बढ़ती है, जहाँ हमें उसका वास्तविक स्वरूप हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हीगल के आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हर वस्तु में चेतना हो ये जरूरी नहीं है, इसके विपरीत वास्तविकता हमें हर चीज़ में देखनी चाहिए।
मार्क्स वास्तविकता के बारे में बात करते हैं और हीगल चेतना के बारे में। कार्ल मार्क्स ये वास्तविकता को बताते हैं और हीगल ये चेतना के बारे में बात करते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो बढ़ते तो हैं लेकिन उनमें चेतना नहीं होती है। उदाहरण के रूप में किसी बीज से जो पेड़ निकलता है, इसमें उसकी खुद की चेतना नहीं होती है, वो अपनी चेतना से नहीं निकलता। मार्क्स ने कहा कि सभी फिजिकल चीज़ों में चेतना हो ये आवश्यक नहीं है। इन्होंने बार बार हीगल की आलोचना की है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि ये द्वंद्ववाद सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बना है। द्वंद्ववाद के अंतर्गत हर एक चीज़ जो आगे बढ़ती है उसका एक समय पर विनाश भी हो जाता है। मार्क्स ने बताया है कि द्वंद्ववाद के अंतर्गत हर एक चीज़ जो आगे बढ़ रही है उसका एक समय ऐसा भी आता है कि उसका विनाश हो जाता है और उसकी जगह पर एक बेहतर व्यवस्था जन्म लेती है। जैसे सामंतवादी व्यवस्था का विनाश हुआ तो ये उससे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था आई पूंजीवादी। और इस तरह से समाज गतिशील और प्रगतिशील भी होता है और नई चीज़ों का उद्भव होता है। जैसे सामंतवाद में मजदूरों का शोषण होता था तो पूंजीवाद आया, पूंजीवाद में भी श्रमिकों का शोषण होता था तो इसमें कई नियम कानून बने। इसके बाद भी पूंजीवाद के शोषण को ख़त्म करने के लिए इसमें एक नई व्यवस्था जन्म लेगी जिसे हम साम्यवाद कहेंगे। मार्क्स का मानना है कि अभी पूंजीवाद के विरोध में उससे बेहतर व्यवस्था आएगी जो साम्यवादी व्यवस्था होगी, साम्यवादी स्थिति कहलाएगी। इन्होंने कहा कि हीगल के समय में जो द्वंद्ववाद था वो कल्पनात्मक ज़्यादा था, अब जो द्वंद्ववाद आया है वो वास्तविक रूप में है, इसलिए हम इसके अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन भी कर सकते हैं। इस तरह मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद की आलोचना की थी। अब हम जानेंगे कि इनकी थियरी वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष। वर्ग निर्माण व वर्ग संघर्ष। वर्ग निर्माण क्लास फॉर्मेशन और वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल। इसमें इन्होंने बताया है कि वर्गों का निर्माण और वर्गों में संघर्ष कैसे होता है और इसकी चर्चा इन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में की है। इन्होंने समाज में दो प्रकार के वर्ग बताए हैं। पहला है पूंजीपति यानी कि बोर्जुआ वर्ग और दूसरा है श्रमिक वर्ग यानी कि सर्वहारा वर्ग। अपनी बुक दास कैपिटल जो 3 वॉल्यूम में आई थी उसमें उन्होंने बताया है जब औद्योगिकरण हो रहा था यूरोप की कई सारी कंट्री फ्रांस इंग्लैंड इस समय जो लैंडलेस पीपल थे, मतलब जब औद्योगिकरण हो रहा था पूंजीवादी व्यवस्था में जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय जो भूमिहीन कृषक थे लैंडलेस पीपल, जो भूमिहीन कृषक थे वो काम के लिए अपने श्रम को बेचने लगे और जो रिच पीपल थे यानी कि जो अमीर व्यक्ति थे वे अकोमोडेशन ऑफ मनी यानी पूंजी का एकत्रीकरण करने लगे। इन्होंने अपने वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष सिद्धांत को जो है दास कैपिटल पुस्तक में बताया है। इसमें इन्होंने बताया है कि जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई यूरोप की कई सारी कंट्रियों में जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय जो लैंडलेस पीपल थे वो अपने श्रम को बेचने लगे
और जो रिच पीपल थे, जो पूंजीपति थे, वे पूंजी का एकत्रीकरण, अकोमोडेशन ऑफ मनी, यानी कि पूंजी का एकत्रीकरण करते थे। फिर इन्होंने उद्योग धंधे स्थापित किए, मशीनें आई, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल आया। लेकिन समस्या थी कि अब इसमें काम कौन करेगा। इसके लिए इन्होंने ऐसे लोगों को चुना। पूंजीपतियों ने उद्योग धंधे स्थापित किए, मशीनें लगवाई और कच्चा माल भी आया, रॉ मटेरियल। अब समस्या इनके सामने ये आई कि इसमें काम कौन करेगा। तो इसके लिए इन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो लैंडलेस पीपल थे, जो कृषि का कार्य नहीं कर सकते थे। तो ये लोग काम के लिए शहरों की ओर आते गए और लेबर के काम को करने लगे। इस तरह से एक उत्पादन प्रणाली सुचारू रूप से चलने लगी। लेकिन पूंजीपति का एक स्वभाव होता है कि धन का एकत्रीकरण, उनकी फितरत बन जाती है धन का एकत्रीकरण करना। इसलिए श्रमिकों से जो है ज़्यादा काम लेने लगे। लेकिन पूंजीपति को पता था कि इसका परिणाम विरोध हो सकता है, इसलिए इन्होंने फैक्ट्री में कई नियम बनाए थे। जैसे काम करते समय कोई श्रमिक दूसरे से बात नहीं करेगा, चाहे वह फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। यानी अगर वो लोग काम के समय बात करेंगे तो कुछ न कुछ सब मिलकर सबके दिमाग में आएगा, तो एक विरोध उत्पन्न होगा। इसीलिए इन्होंने फैक्ट्री में नियम बनाए कि काम करते समय कोई दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करेगा, चाहे वो फैमिली का ही क्यों ना हो। इसके अलावा खाने और रेस्ट का एक फिक्स टाइम था, उसके बाद वापस काम पर लगना है। श्रमिक वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे और कम से कम वेज पाते थे, मतलब कम से कम मजदूरी पाते थे। वेज यानी कि मजदूरी। कहीं कहीं मजदूरी भी नहीं देते थे। कहीं पर श्रमिकों की जो पत्नियां थी, जो उनकी वाइफ थी, उनसे भी ज़बरदस्ती काम लेते थे, वो भी फ्री में। इसमें एंजल्स ने मार्क्स का बहुत साथ दिया था। इस पुस्तक की रचना में जब इन्होंने ये सब कुछ लिखा था पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में, इसमें एंजल्स ने मार्क्स का बहुत सहयोग किया था। इसके फलस्वरूप श्रमिकों का बहुत हद तक शोषण होने लगा। बराबर खाना न मिलने से वे बीमार और कमज़ोर होने लगे, और जब वो काम न कर पाते तो उनको हटाकर उनकी जगह दूसरे श्रमिक को रख लिया जाता था। उसी समय इनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें इन्होंने कहा था और ये समझाया था कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने समझा था कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका मतलब इन्होंने बताया कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है, लेकिन श्रमिकों को ये पता नहीं है कि उनका शोषण हो रहा है। ये श्रमिक पढ़े लिखे नहीं थे, ये शोषण को अपनी किस्मत मान लेते थे। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था, अब समय आ गया है, दुनिया के सभी श्रमिक, सभी सर्वहारा वर्ग, अब इकट्ठे हो जाओ। आप जागरूक हो और समझो कि आपके साथ शोषण हो रहा है। आप एक वर्ग के सदस्य हो। आपके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। अपनी इस पुस्तक से जो है इन्होंने सर्वहारा के द्वारा जो है पूंजीपतियों के लिए विरोध की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया था। इन्होंने इसमें दो बातें बताई। ये सब जब श्रमिकों के पास ज्ञान विकसित होता है
तो उसमें जागृति उत्पन्न होती है, जिसे हम चेतना कहते हैं। दूसरी सेकंड अवस्था थी। इसके बाद इनके अंदर वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस का निर्माण होता है। पहली अवस्था में इनमें चेतना जागृत होती है और दूसरी अवस्था में वर्ग चेतना, मतलब ये अपने पूरे समूह के लिए संघर्ष करने को तैयार होते हैं। वर्ग चेतना इनमें आती है। फ्रांस में वर्ग संघर्ष ये 1848 से 1850 तक चला था। फिर फ्रांस में वर्गों के हित में संघर्ष हुआ। वर्ग, मार्क्स ने कहा कि हम वर्ग को प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति के आधार पर देख सकते हैं। ये आर्थिक स्थिति पर आधारित होते हैं। वर्ग चेतना विकसित होने के बाद श्रमिकों को ये एहसास हुआ कि हम सब एक जैसे हैं, हमारे साथ शोषण हो रहा है, हम एक ही वर्ग के सदस्य हैं। फिर इन्होंने धीरे धीरे संघर्ष करना शुरू कर दिया। यहीं से एक ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष शुरू होता है, जहाँ से इन्होंने पूंजीपति के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये क्रांति बहुत दिनों तक चली और आगे चलकर इसी क्रांति ने औद्योगिक क्रांति का रूप ले लिया था। इसके बाद परिवर्तन आया और कई सारे नियम कानून बने सर्वहारा वर्ग के हित के लिए। और इन्होंने एक अवधारणा दी थी मिथ्या चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। ये जो है दुर्खीम की अवधारणा है। सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना ये दुर्खीम की अवधारणा है। और मिथ्या चेतना, मिथ्या चेतना ये मार्क्स की अवधारणा है। अब हम जानते हैं मिथ्या चेतना क्या है। वो चेतना जो पूंजीपति वर्ग सर्वहारा के मन में डालते थे। ऐसी चेतना जो पूंजीपति वर्ग सर्वहारा के मन में डालते थे और उनके बच्चों में भी। जैसे उस समय में पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व था, वे अपने लेखन में अपने ही वर्ग की भलाई के बारे में लिखते थे और सर्वहारा वर्ग के लिए बताते थे कि उनका काम है पूंजीपति की बातों को मानना। इस तरह इन्होंने बताया कि कैसे समाज में वर्ग उत्पन्न हो रहा है और वर्ग संघर्ष को जन्म दे रहा है। वर्ग को इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बताई है। वर्ग में इन्होंने दो वर्गों का जिक्र किया था। पहले जो थे मतलब जिनके पास धन था और जिनके पास धन नहीं था, इसे इन्होंने हैव्स और हैव्स नॉट कहा था। मतलब जिनके पास धन था वो हैव्स और जिनके पास धन नहीं था इन्होंने हैव्स नॉट बताया। अब हम जानते हैं श्रम विभाजन के बारे में। श्रम विभाजन, मार्क्स के अनुसार हमेशा प्रोडक्शन का काम करेंगे सर्वहारा वर्ग। मार्क्स ने बताया है कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन का जो काम है वो सर्वहारा वर्ग करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है मतलब जो काम करते हैं वो तो सर्वहारा वर्ग करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो पूंजीपति के नाम पर होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण में बताया है कि जैसे एक पेन को जो है, एक पेन का निर्माण जो होता है तो वो श्रमिक करते हैं, लेकिन हम उसे जब हम पेन खरीदते हैं तो उसमें किसी श्रमिक का नाम नहीं लिखा रहता है, बल्कि उसमें कंपनी का टैग लगा रहता है, तो हम उस पेन को कंपनी के नाम से जानते हैं। तो मार्क्स ने यही बताया श्रम विभाजन में कि जो
कार्य होता है वो तो सारे श्रमिक मिलकर करते हैं, लेकिन वो जो उत्पादन होता है वो सब पूंजीपति के नाम पर होता है। इन्होंने दो वर्गों की बात की, एक शोषक और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक और शोषित वर्ग। ये जो शोषक और शोषित वर्ग है, ये नाम बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के लिए मार्क्स ने दिया था। मतलब शोषक वर्ग को इन्होंने बुर्जुआ वर्ग माना है और शोषित वर्ग को इन्होंने, जिसका शोषण हो रहा है वो सर्वहारा वर्ग है और जो शोषण कर रहा है वो बुर्जुआ वर्ग है। वर्ग संघर्ष, इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में वर्ग संघर्ष के बारे में इन्होंने बताया है और उसमें लिखा है, अभी तक सभी समाजों का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अभी तक जो सभी समाजों का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स और एंजेल्स, इसमें इन्होंने पूंजीपति वर्ग, दास वर्ग, कुलीन वर्ग, इन सब के बारे में बात किया है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स और एंजेल्स ने पूंजीपति वर्ग, दास वर्ग, कुलीन वर्ग, इन सब के बारे में बात किया है। वर्ग संघर्ष में आम जनता को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि वर्ग संघर्ष में आम जनता को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डर तो पूंजीपतियों को होना चाहिए, क्योंकि ये मेहनत का श्रमिक के खून को चूस कर आगे बढ़ रहे हैं। अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ने कहा है कि वर्ग संघर्ष में आम जनता को भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डर पूंजीपतियों को होना चाहिए। ये मेहनतकश और मजदूरी करने वाले श्रमिक के खून को चूस कर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए जो क्रांति होगी उसका डर पूंजीपति को होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इस सिद्धांत में मार्क्स ने बताया है कि पूंजीपति कैसे अतिरिक्त मूल्य ले रहे हैं। इसमें ये एडम स्मिथ के सिद्धांत से प्रभावित थे। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में ये एडम स्मिथ से प्रभावित थे। एडम स्मिथ से इस एडम स्मिथ ने प्राकृतिक और कृत्रिम मूल्य के बारे में बात किया था और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और इनकी बुक है, एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की बुक है और ये अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं। इन्होंने दो प्रकार के मूल्य बताए थे। पहला है प्राकृतिक मूल्य
पहला है प्राकृतिक, किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य, जैसे भी किसी भी वस्तु के निर्माण में जो लागत लगती है। उदाहरण के लिए एक पेन को बनाने का खर्च 10 रुपये जो लगता है, एक पेन को बनाने का अगर जो लागत मूल्य है 10 रुपये मान लो लगता है, तो वो प्राकृतिक मूल्य है। उसके बाद इन्होंने दूसरा बताया था कृत्रिम। कृत्रिम मूल्य, आर्टिफिशियल, हम मार्केट में आर्टिफिशियल को हम मार्केट में प्राइस कहते हैं। जैसे पेन का तो लागत मूल्य जो था वो 10 रुपये था, लेकिन मार्केट में हम उसी पेन को जो मार्केट की प्राइस है वो 20 रुपये है। तो इसी के आधार पर मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। और डेविड रिकार्डो भी इसी संदर्भ में बात करते हैं। इन सब से मार्क्स प्रेरित थे, एडम स्मिथ से और डेविड रिकार्डो से। इनसे प्रेरित होकर मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। अब हम जानते हैं मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य, इसके पहले हम एडम स्मिथ के बारे में जानते थे कि उनका क्या विचार था। तो एडम स्मिथ ने 2 प्रकार के मूल्य बताए थे, प्राकृतिक मूल्य और कृत्रिम मूल्य। कि प्राकृतिक मूल्य मतलब जो वास्तविक मूल्य होता है वो प्राकृतिक है, और जो कृत्रिम मूल्य है, जो हम बढ़ा चढ़ा कर कृत्रिम मूल्य रखते हैं, वो कृत्रिम मूल्य है। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है, और इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य, जैसे किसी फैक्ट्री में पेन का निर्माण किया जाता है, जहाँ पर श्रमिक 10 से 4 तक काम करते हैं, मतलब सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं। मान लीजिए इतने समय में वो 200 पेन का निर्माण कर रहे हैं। पूंजीपति ने और लाभ के लिए श्रमिकों के काम का समय बढ़ा दिया। अब वो 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे, मतलब 3 घंटे और अधिक समय बढ़ा दिए पूंजीपतियों ने। 10 से 4 बजे तक जब वो काम करते थे, ये एक एग्जाम्पल है मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का। तो इतने समय में वो 200 पेन का निर्माण करते थे, और जब 3 घंटे बढ़ा दिए गए तो 200 की जगह 300 पेन का उत्पादन करते हैं। इसके विपरीत की मजदूरी, मतलब इसमें पूंजीपति का जो 200 पेन बन रहा था उसमें तो उनका फ़ायदा था, उसे भी बढ़ाकर उन्होंने समय बढ़ा दिया तो 300 पेन का निर्माण करने, और भी उनका फ़ायदा होने लगा। और इसके विपरीत उन्होंने मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई, जो पहले मजदूरी मिलती थी उसी मजदूरी में वो और घंटे काम लेने लगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और 200 पेन पर पूंजीपति को बाजार में लाभ होता था, वो तो है ही, लेकिन इसके विपरीत रोज के 100 पेन को और लाभ होने लगा। रोज और जो 100 पेन समय बढ़ाकर उन्होंने 100 पेन का और उत्पादन करवाने लगे, उसका और भी उन्हें लाभ होने लगा। और ये प्रॉफिट सीधा पूंजीपति ले रहे थे, क्योंकि श्रमिकों का जो वेज था, जो उनकी मजदूरी था, वो तो वही था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि एक्स्ट्रा काम का प्रॉफिट इन्हें नहीं मिल रहा है, वो सीधा पूंजीपति ले रहे हैं। इसके बाद इन्होंने बताया अत्यंत गरीबी की स्थिति।
अत्यंत गरीबी। इंग्लिश में कहते हैं अत्यंत गरीबी को पॉपुराइजेशन। अत्यंत गरीबी। इस लाभ के चलते पूंजीपति और अमीर होते गए और जो श्रमिक थे वो और गरीब होते गए। इस तरह श्रमिक भयंकर गरीबी का शिकार होते गए और वो अपनी बेसिक नीड, जो उनकी रोज़ की ज़रूरतें थी, उसे भी वो पूरा नहीं कर पाते थे। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने पॉपुराइजेशन, अत्यंत गरीबी की स्थिति को भी बताया है कि जो पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य कमा रहे थे, इससे तो पूंजीपति वो और अमीर होते चले गए, लेकिन श्रमिक जो थे वो और गरीब होते गए और वो भयंकर गरीबी का शिकार होते गए, जिससे वो अपनी रोज़ डेली की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। अब हम जाने कि मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत क्या है। अलगाव का सिद्धांत। एलिनेशन थियरी, इसका मतलब है कि अलग कर देना। एलिनेशन थियरी या अलगाव सिद्धांत का मतलब है कि अलग कर देना या अलग हो जाना। किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से या किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से या किसी व्यक्ति को वस्तु से या किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर देना, इस प्रक्रिया को अलगाव कहा जाता है। तो मार्क्स के अनुसार अलगाव क्या है? अलगाव के इन्होंने 4 कारण बताए थे। पहला कारण था कि वर्कर का अपने प्रोडक्ट से अलग होना था। और दूसरा था अलगाव सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 4 कारण बताए थे। पहला था कि मजदूर जो थे वो अपने उत्पादन एक्टिविटी से अलग हो रहे थे। और दूसरा कारण इन्होंने बताया कि वो अपने प्रोडक्ट से अलग हो रहे थे। और तीसरा कारण उन्होंने बताया कि वे अपने जो उनके साथी थे उनसे अलग हो रहे थे। और चौथा कारण इन्होंने बताया कि वो खुद से अलग हो रहे थे एलिनेशन थियरी में। इसमें व्यक्ति, जो उन्होंने चौथा कारण बताया था कि खुद से अलग हो रहे थे, इसमें व्यक्ति खुद से अलग हो जाता है। इस अवस्था में उसमें निराशा भर जाती है और उसे लगने लगता है कि हम इतना श्रम करते हैं लेकिन उसका पूरा बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, वो पूंजीपति ले रहे हैं। वे डिप्रेस्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके कार्य करने की क्षमता स्वयं ही कम हो जाती है। इसमें वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, मतलब वो अलग रहने की स्थिति ले लेते हैं, वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया है ह्यूमन इमेंसिपेशन। ह्यूमन इमेंसिपेशन, मुक्त या मोक्ष। मुक्त या मोक्ष।
मार्क्स इस अपनी अवधारणा में मार्क्स ने कहा था कि जब हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आगे चलकर हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे। इस अवस्था में मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग को ये कहा कि जब हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आगे चलकर हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे। और इनकी एक अवधारणा और है, ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब वस्तुकरण। इस अवस्था में जो है मजदूर का हमेशा प्रोड्यूस करते रहना है। एक्टिविटी, वर्क, वस्तुकरण में इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें मजदूर जो है मजदूर को हमेशा प्रोड्यूस करते रहना चाहिए, एक्टिविटी का, वर्क का और क्रिएटिविटी का। इसके बाद इन्होंने दिया है चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना के बारे में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है। चेतना शब्द को इन्होंने हीगल से लिया था। हीगल उस समय सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते थे, लेकिन मार्क्स ने कहा कि इस चेतना के आधार पर हम एनिमल्स और ह्यूमन में भेद कर सकते हैं। जिन नीड्स की ह्यूमन को आवश्यकता है उसी की एनिमल्स को भी है। यहाँ पर मार्क्स ने कहा कि चेतना ह्यूमन के एक्शन को और इंटरेक्शन को इफेक्ट करती है। मार्क्स ने कहा कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, ये ह्यूमन के एक्शन को, मतलब व्यक्ति क्या क्रिया कर रहा है और इंटरेक्शन को, क्या अंतःक्रिया कर रहा है, इसको इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। प्रोडक्शन सिस्टम पर भी इसका असर दिखाई देता है। इसके आधार पर प्रकृति में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके बीच के संबंधों को 3 आधारों पर समझ सकते हैं। पहला आधार है, इसमें व्यक्ति अनुभव करता है। पहले आधार में व्यक्ति इसमें अनुभव करता है, परसेप्शन। और दूसरी अवस्था में इसमें ज्ञान विकसित होता है। ओरिएंटेशन, दूसरी अवस्था को पहली अवस्था परसेप्शन, इसमें व्यक्ति अनुभव करता है। दूसरी अवस्था है ओरिएंटेशन, इसमें ज्ञान विकसित होता है और व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि व्यक्ति जो है वो संगठित होते हैं। और तीसरी अवस्था में अप्रोप्रिएशन, मतलब कि प्रयोग करना, अपनी शक्ति का प्रयोग करना, बुद्धि का प्रयोग करना, ये तीसरी अवस्था में आता है। चेतना के आधार पर इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। पहला है परसेप्शन, इसमें व्यक्ति अनुभव करता है। दूसरा है ओरिएंटेशन, इसमें ज्ञान विकसित होता है और व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि संगठित होते हैं। और तीसरी अवस्था है अप्रोप्रिएशन, मतलब कि प्रयोग करना, बुद्धि का प्रयोग करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना या अपनी शक्ति का प्रयोग करना। अब हम जानेंगे मार्क्स की अवधारणा ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद।
ऐतिहासिक भौतिकवाद को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। इसकी व्याख्या इन्होंने अपनी बुक एक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया है। एक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया है। इसके संदर्भ में इन्होंने बताया है कि कोई भी वस्तु जीवित हो या निर्जीव हो, हर वस्तु किसी न किसी परिवर्तन के अधीन होती है। द्वंद्ववाद के माध्यम से हर वस्तु में परिवर्तन आता है और उसमें विकास होता रहता है। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया है कि वस्तु में परिवर्तन और विकास क्रांति के माध्यम से भी होता है। इसके अंतर्गत हम संबंधों को भी देख सकते हैं। पूंजीपति और श्रमिक के मध्य संबंध। ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसमें इन्होंने बताया कि प्रोडक्टिव सिस्टम पूंजीपति करते हैं। इस संबंध में इन्होंने कहा है वर्ल्ड का इतिहास श्रमिकों का इतिहास होना चाहिए। अपनी इस बुक में इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड का इतिहास ये श्रमिकों का इतिहास होना चाहिए। आज तक जितने भी निर्माण हुए हैं श्रमिकों ने किए हैं, लेकिन क्रेडिट ये पूंजीपति को जाता है। उदाहरण के लिए सभी कहते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, लेकिन सच तो ये है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां के टाइम में हुआ था, लेकिन उनके टाइम में जो श्रमिक थे, हजारों लाखों श्रमिकों ने मिलकर ताजमहल का निर्माण किया। लेकिन इतिहास में ये है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। यहाँ पर श्रमिकों को हमेशा से भौतिक वस्तुओं से अलग कर दिया जाता था। ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब है कि श्रमिकों को भौतिक वस्तुओं से अलग करना। इसमें उत्पादित वस्तुएं भी होती हैं और उत्पादन संबंध भी होते हैं। इसमें श्रमिकों को अलग करके इनका पूरा श्रेय मालिक को दे दिया जाता है और इसमें श्रमिकों के परिश्रम को इसमें जो इस अवस्था में श्रमिकों के परिश्रम को जो है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता है। आज तक के इतिहास में किसी कार्य के लिए किसी भी श्रमिक का नाम नहीं मिलेगा। इसी संदर्भ में मार्क्स ने कहा है कि इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए और इस बार हमें श्रमिकों के पक्ष को ऐड करना चाहिए। उनके काम के लिए उन्हें श्रेय मिलना बहुत ज़रूरी है। अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद अवधारणा के अंतर्गत, और ये अवधारणा इन्होंने अपनी बुक एक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में दिया था। इसमें इन्होंने कहा है कि अब तक का जो इतिहास था वो अमीर लोगों, पूंजीपति, शासक, इन सब के लिए है, लेकिन अब उसे हमें इतिहास को फिर से लिखना चाहिए और इस बार हमें श्रमिकों के पक्ष को भी ऐड करना चाहिए। उन्होंने जो परिश्रम किया है हमें उनका श्रेय उन्हें ज़रूर देना चाहिए। और मार्क्स की एक इम्पॉर्टेंट थियरी है अधिसंरचना और अधोसंरचना। अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। इन्होंने आर्थिक संरचना को समाज का आधार बताया है। और दूसरा इन्होंने बताया है अधोसंरचना, सब स्ट्रक्चर। अधिसंरचना में इन्होंने आर्थिक संरचना को समाज का आधार बताया है और अधोसंरचना में सब स्ट्रक्चर में इन्होंने बाकी सारी संरचना
चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक हो या सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, ये सभी जो अन्य संरचनाएं हैं ये आर्थिक संरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर अधिसंरचना पर टिकी हुई है। इन्होंने मेन मतलब जो जड़ है वो इन्होंने आर्थिक को रखा है, आर्थिक यानी अधिसंरचना को। और इसके ऊपर इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सबको इसके आर्थिक संरचना की नींव पर और सारी संरचनाओं को मार्क्स ने खड़ा किया है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये समझ में आए। बोर्ड नहीं है तो मैंने बोल कर ही बताया है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।